सत श्री अकाल जी, गुड आफ्टरनून। हम आपका वेलकम करते हैं हर्मिटेज में सैटरडे फैमिली मीटिंग में। लास्ट वीक हमने यहाँ पर डिस्कस किया था करेक्टर डिफेक्ट्स। उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज हम एक चीफ प्राइमरी इमोशन के ऊपर बात कर रहे हैं जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, वो है एंगर। बट अगर एंगर अनएड्रेस्ड हो जाए तो वो करेक्टर डिफेक्ट में बदल सकता है। पर जब हम एक्सपीरियंस करते हैं इस एंगर को, क्योंकि हमने एडिक्शन की बीमारी हमारे घरों में है, तो एंगर की तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जहाँ तो हम गुस्सा पी जाते हैं, जहाँ तो हम गुस्सा बिल्कुल ताड़ फाड़ निकाल देते हैं, जहाँ हम अपना गुस्सा किसी दूसरे पे निकाल देते हैं। तो हमारी एंगर की जो तीन तरह की जो चैनलाइजेशन है, ये हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि रिकवरी की जर्नी हीलिंग की है और उसमें बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस हैं। तो ये जो आज हम मीटिंग बात करें, ये एक ओपन डिस्कशन प्लेस है जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे और हमारे साथ अपने उन मोमेंट्स को जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया था इस इमोशन को, और वो एंगर कैसे आपका बिल्कुल रिएक्टिव मोड में करेक्टेड इफेक्ट बदल गया, उसके ऊपर आज हम रिफ्लेक्ट बैक करके अपने बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए आज हम एक कोपिंग टेक्निक सीखेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बात बता दें कि हम कोई भी टॉपिक जब लेके आते हैं, हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता कि हमने फैमिलीज के अंदर कोई शेम इंड्यूस करनी है या हमने फैमिली को कोई पिन पॉइंट करना है। इट इज़ ए जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम जो पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए है, सो दैट वो अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक कर सके कि उनके अंदर अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो डिस्कस कर सके, अपने आप को बेटर कर सके। बिकॉज विदाउट फैमिली हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं। हम मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ना कई बार हमें आके कहते हैं आप इनको ठीक करो, ये ठीक हो जाएंगे, हम भी ठीक हो जाएंगे। हमारे एक फैमिली मेंबर थे जिनका बीपी बहुत हाई रहता था। वो कहते मेरे बीपी को छोड़ो, मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं है, मेरा लव्ड वन ठीक हो जाएगा ना, मेरा बीपी अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन चले जाना है। ऐसा नहीं होता। हमें फैमिली की फुल सपोर्ट चाहिए पेशेंट को ठीक करने के लिए। वी हैव एड्रेस दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स कि अगर आपने अपने लव्ड वन को पानी पिलाना है तो खाली गिलास से नहीं पिला सकते, आपको वो गिलास को फिल करना पड़ेगा। इन द सेम वे आपको अपने आप को पहले फिल करना पड़ेगा। आपके अंदर कुछ एम्प्टीनेस है, कुछ इमोशंस हैं, कुछ फियर्स हैं, कोई भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, पहले आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, सो दैट आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अपने लव्ड वन को डील कर सके, बेसिकली इस बीमारी के साथ डील कर सके। एंगर की अगर बात की जाए तो एंगर एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक तब बन जाता है जब हम इसको गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं या हम एंगर को अपनी लाइफ में मैनेज नहीं कर पाते। अगर हम एंगर को अपनी लाइफ में मैनेज नहीं कर पाएंगे या हमारा एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन गलत होगा, तो हमारी लाइफ में हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी वर्क, हमारी फैमिली, हमारी खुद की वेल बीइंग, हर चीज़ अफेक्टेड हो जाएगी। तो हमें एंगर को समझना है कि एंगर है क्या बेसिकली। हमने स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रिपेयर करी है, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सकें। कुछ भी आपको इसमें पूछना है, आप बीच में हमें रोक के पूछ सकते हैं। एंगर एक छोटे बच्चे को भी आता है, एडल्ट को भी आता है, टीन एजर को भी आता है, बूढ़े को भी आता है, ओल्ड एज में तो बहुत ही ज़्यादा आता है, कई बार कहा जाता है। लेकिन एंगर है क्या, बना कैसे? एंगर बेसिकली हमारी जो है बेसिक इमोशन है, लेकिन ये है सेकेंडरी इमोशन। एंगर के नीचे बहुत सारी चीज़ें दबी हुई हैं। जैसे एक आइसबर्ग होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। आइसबर्ग में हमें सिर्फ 10% ऊपर वाला पोर्शन दिखता है, 90% नीचे होता है जो हमें नहीं दिखता। तो एंगर के पीछे की वजह क्या है? हम कई बारी मेटाकॉग्निशन की बात करते हैं। मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट योर ओन थॉट्स, कि जो अभी प्रेजेंट आपको थॉट आ रहा है, इसके पीछे कौन सा थॉट चल रहा है। अगर ये प्रेजेंट इमोशन मेरी एंगर की है, तो उसके पीछे कौन सी इमोशंस पेंट अप हुई हैं, इकट्ठी हुई हैं, जो मुझे तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो जब हम गुस्से की बात कर रहे हैं, एंगर की,
तो एंगर, जैसे मैम ने यहाँ पे समझाया कि एंगर हमारा एक चीफ बेसिक इमोशन है। हमारे अंदर एक बेसिक इमोशंस होते हैं जिनको हम 5 में आइडेंटिफाई करते हैं कि ये 5 चीफ इमोशंस हैं, जिसमें खुशी, उदासी, डर, गुस्सा, डिस्गस्ट और सरप्राइज। अचानक आप मतलब सरप्राइज हो जाते हो कि ये कैसे हो गया। ये हमारे बेसिक इमोशंस हैं। तो एंगर ना सही है ना गलत है, इमोशन है, बट अगर ये मैनेज नहीं हुआ तो ये तूफान लेके आता है, डिस्ट्रक्शन लेके आता है, जिसको हम कहते हैं कि वो हॉस्टिलिटी और अग्रेशन में बदल जाता है। तो जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना आप देखते हो एक कंट्रोल फ्लेम में हमें एक टेम्परेचर चाहिए होता है तो खाना बनता है। अगर आप उस फ्लेम को, हम सब्जी को फ्लेम तेज करके रख दें तो सब्जी क्या होगी, सारी सड़ जाएगी। और बिल्कुल आप लो करके रख दो तो शायद घंटों घंटों समय में सब्जी बने ही ना। तो इसका मतलब कोई भी इमोशन जिसका पीछे एक पर्पस है, उसी तरह एंगर का भी एक पर्पस होता है। बट अगर वो 4 से 6 में रहे तो वो पर्पस अचीव होगा, नहीं तो हमारी वही होगा जहाँ तो बिल्कुल हम ठंडे ठहर बैठे रहेंगे, जहाँ हम बिल्कुल तूफान, डिस्ट्रक्शन, सारी चीज़ों का नुकसान करेंगे। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारा जो गुस्सा है आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो रहा, उसके पीछे जहाँ कोई नीचे इमोशंस तो नहीं है जो उबाला लेके आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नीचे प्रेशर बन रहा है जो किस में लेके आ रहा है, अग्रेशन में, गुस्से में मेरा। तो हमें एक कंट्रोल टेम्परेचर में 4 से 6, जो हमारे रिकवरी का एक बड़ा बेस्ट ऑप्टिमम लेवल, जो हम फॉर्मूला आप सबको बताते हैं कि कोई भी इमोशन हो वो किस में होना चाहिए, 0 से 10 के स्केल में जो जो ऑप्टिमम आइडियल लेवल है वो है 4 से 6। उसी तरह हमारा गुस्सा अगर 4 से 6 के बीच में रहता है तो वो एक पर्पस लेके आता है। वो पर्पस होता है कि आप अपने को या दूसरे को एक्शन में लेके आते हो। तो एंगर का बेसिक पर्पस ये होता है, मुझे गुस्सा आया जब, तो इसका मतलब मैं वो काम फटाफट करना शुरू हो जाती हूँ। जहाँ मैं एक बच्चे को जब गुस्सा करती हूँ तो वो गुस्से से, डर से क्या करता है, फटाफट काम अपना होमवर्क करने शुरू हो जाता है। तो एंगर बेसिकली हमें एक एक्शन में लेकर आता है। बट एंगर हमारा 6+ हुआ तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन, जो आप रेजेस देखते हो, जो आप देखते हो वायलेंस होती है, ये इसका मतलब कि हमारा जो गुस्सा था वो 6+ तबाही, बर्बादी लेकर आया। पर जब हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं वो है एंगर इन एडिक्शन, एंगर इन फैमिलीज, जो किससे डील कर रही हैं, एक बीमारी से जिसका नाम है एडिक्शन। उनके अंदर ये एंगर, ये गुस्सा कैसे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ये इमोशन कैसे अपना रूप बदल लेती है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे स्लाइड के साथ। इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैम गिव मी 1 मिनट। एंगर की जब बात कर रहे हैं मैम की, जैसे लो फ्लेम की और हाई फ्लेम की बात करी है, तो ये जो इमोशंस हैं हमारी सारी जिसके बारे में डिस्कस किया गया है, बेसिकली हमारी इमोशन डिसरेगुलेट हो जाती है। हमें उसको रेगुलेट करना होता है, हमें रेगुलेट करना सीखना है, इमोशनल रेगुलेशन सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको अपने बॉस पे गुस्सा आ गया और जाकर के आपने अपने बॉस को गालियां निकाल दी या बहुत गुस्से से उनके सामने आपने कुछ बोल दिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यू विल बी फायर्ड, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब उस एंगर को आपने मैनेज कैसे करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो देखा गया है, जो एंगर है हमारा डिस्प्लेस होता है उस बंदे पे जो कि लेस पावरफुल है। जैसे कि नॉर्मली माएँ अपने बच्चों पे गुस्सा निकाल देती है, गुस्सा किसी और चीज का होता है, वो निकल अपने बच्चों पे जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आपसे पावरफुल नहीं है, आपको पता है वो आपको इन रिटर्न कोई गुस्सा नहीं दिखाएगा। In the so it is important to understand the reason behind anger and how to regulate your anger. और anger in families of addicts कैसे आता है, क्यों आता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली 3 जो हमने कहा तरीके होंगे जो हम फैमिलीज हैं एंगर को कैसे डील करती हैं। नंबर 1, बिल्कुल रिएक्टिव हो जाना, ताड़ फाड़ कर देना, मुझे गुस्सा आया, मैंने प्लेट फेंक दी, दरवाज़ा बंद कर दिया, ये है मेरा रिएक्टिव मोड में चले जाना। नंबर 2, डिस्प्लेस करना, जो अभी मैम ने आपसे बात किया कि मैं अपना गुस्सा किसी और चीज़ पे निकाल रही हूँ, अपने बच्चों पे निकाल रही हूँ, अपने जूनियर स्टाफ पे निकाल रही हूँ, जहाँ कई बार हम अपने बर्तनों को ठाठा, रसोइयों में देखा है ना आपने,
कुछ कह दे, मतलब आई हैव सीन फादर जब कुछ कह देते हैं तो मम्मी क्या करती है, बर्तनों पे अपना गुस्सा निकालती है। ये हो गया डिस्प्लेस। एंड नंबर 3 इज आप गुस्से को सप्रेस, अंदर दबा लेते हो, आप गुस्से को पी लेते हो, जो आगे जाके क्या बनती है, रिजेंटमेंट, जो हम कहते हैं कि खुंदक पाल ली, मेरे फादर ने ये चीज़ मुझे तब मना की थी, मुझे ये चीज़ लेके नहीं दी, आई डोंट लाइक माई फादर। क्योंकि हम जब यहाँ पे केस हिस्ट्री लेते हैं तो हमें बड़ा अनफॉर्चुनेटली जब हम लिखते हैं तो कहता है कि मैम आई हेट माई फादर, दिस इज़ अ वेरी टचिंग स्टेटमेंट फॉर अस। और वो हो गया कि मतलब तुम्हारा गुस्सा तुमने जो पी लिया, तुमने उसकी जो सफाई नहीं की, तुमने उसको जो रेगुलेट नहीं किया, तुमने दूसरे का जब नज़रिया नहीं समझा, तुमने अपने फादर के लिए क्या पाल ली, खुंदक। तो एंगर हम देखेंगे जब हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं कि इन 3 चीज़ों में से तो नहीं हमारा एंगर चैनलाइज हो रहा, बिकॉज की टू एंगर इज उसकी मैनेजमेंट करनी, क्योंकि इमोशन हमने बोला हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप मैं छोटा बड़ा सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट उसको चैनलाइज, उसको मैनेज, उसको रेगुलेट कैसे करना है वो हमने देखना है, बट उसके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे। मैम कुछ कहना चाहते थे? जी मैम। एक तो मैं गुड 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 आफ्टरनून आफ्टरनून एवरीवन। मैम। मैं एक तो निधि मैम के उसी जो अभी इन्होंने बताया उसी को ही आगे शेयर करना चाहती हूँ कि 4 to 6 जैसे आपने बोला ना कि एंकर 4 to 6 में रहता है तो वो ठीक है, लेकिन अब अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि उस दिन काम भी जल्दी होता है, घर की जो सफाई नहीं होनी होती वो भी हो जाती है, अलमारियां भी साफ होती हैं। सो वो तब पता चल जाता है कि पहले ये तो नहीं पता था कि 4 to 6 कुछ होता है, लेकिन इतना पता होता था कि आज थोड़ा फास्ट हो गया, सारा कुछ जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया। अब पता चलता है कि ये 6 के बाहर जा रहे हैं हम, तो थोड़ा सा इसको स्लो डाउन कर ले। उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, जो हम फटाफट सारा करते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे हम थक जाते हैं। हाँ, हम इतना थक जाते हैं, हम इतना ज्यादा डिस्कम्फर्टेड हो जाते हैं, वो डिस्कम्फर्ट हम अपने आप को ही देते हैं ना, ओवरवर्क करके कहीं ना फिजिकली भी कहीं। हो जाते हैं, जी थक जाते हैं, और जी मेंटली तो पहले ही थके जी होते हैं एंगर जी की वजह जी से, जी जी और भी बिल्कुल थक जाते हैं। जी। दूसरा मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी कि लास्ट टाइम हमने करेक्टर फ्लॉज पे हाँ बात जी, की हाँ थी, जी। तो आपने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसीलिए डिफेंसिव मैकेनिज्म पे होगा। इसीलिए आई इसीलिए जस्ट वांट करेक्टर टू, डिफेक्ट का एक हमारा करेक्टर डिफेक्ट जो चीफ है वो एंगर, एक्चुअली वो डिफेंस मैकेनिज्म्स को हमने कंटिन्यू करना है, लेकिन जो हमारा एक चीफ जो करेक्टर डिफेक्ट है, इमोशन। इमोशन है जो हमारी, जो आजकल हमारा लव्ड वन के साथ चल रही है, कई बार ना हमारा ऑन द टॉपिक जो है एड ऑन हो जाता है। अभी कल की मीटिंग में, मॉर्निंग मीटिंग में अगर आपने देखा होगा तो सर ने एंगर पे बात करी थी सबके साथ। यस, हाँ, इसलिए हम पहले इस चीफ इमोशन की बात करेंगे, नेक्स्ट में हम करेक्टर डिफेक्ट का बात क्योंकि करेंगे। हमने मुझे सिर्फ जी यही पूछना था कि इज इट अ पार्ट ऑफ दैट? यस यस, 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 इट इज कंटिन्यूशन ऑफ द सेम। इसीलिए हमने ये इनिशियली मीटिंग के बिगनिंग में ये बोला था कि करेक्टर डिफेक्ट्स पे बात हुई थी, बट आज हम एक इमोशन की बात कर रहे हैं जो अनमैनेज हो जाएगा तो वो करेक्टर डिफेक्ट बन जो जाएगा। हमारे बच्चों में भी है और हमारे में भी कहीं ना कहीं आ गया है, तो एज अ फैमिली हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, और एज अ लव्ड वन जो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको। थैंक यू सो मच। जी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एडिक्शन अफेक्ट्स नॉट जस्ट द पर्सन इन रिकवरी बट द एंटायर फैमिली। Anger is a natural response, but if not managed well, it can damage relationships and slow down the healing process. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर टाइमली इसको मैनेज ना किया जाए, पहली बात तो जो गुस्सा है वो एक बंदे को इन्फ्लुएंस नहीं करता, सबको इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले हमारा थॉट होता है, हमें कोई नेगेटिव थॉट आया या कुछ भी हमें फीलिंग आई तो हमारा मूड खराब हो गया। अब हमारा मूड खराब हो गया तो उसका इफेक्ट कहाँ आया, हमारे बिहेवियर। हमने कोई ऐसा बिहेव कर दिया, जैसे अभी मैम ने बताया 3 तरीके हैं, या हम रिएक्टिव हो जाएंगे, या हम डिस्प्लेस करेंगे एंगर को, या हम चुप बट लेंगे, साइलेंस में चले जाएंगे और उसमें रिजेंटमेंट्स आती हैं। इन तीनों का इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे आता है। तो ये जो एंगर हमारी इमोशन है, इसका पूरा इफेक्ट हमारी पूरी फैमिली पे आता है। ये नहीं कि एक बंदे ने गुस्सा किया तो बाकी सारे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ऑब्वियसली अगर एक बंदा दूसरे को गुस्सा कर रहा है तो तीसरा भी उससे प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इसको अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी रिकवरी जो है, हमारी जो ग्रोथ है,
वो स्लो हो जाएगी, हमारा रिकवरी प्रोसेस, हमारी हीलिंग में उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। आई थिंक गुस्से में शरीर में भी चेंजेस आते हैं और साइकोलॉजिकल हमारी सोच में भी आते हैं। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब घर में एक इंसान गुस्सा कर रहा होता है तो घर का माहौल कैसे हो जाता है। आप एक दो मतलब छोटा बच्चा जब वो दो जिनों को घर पे देखता है लड़ते हुए, घर का माहौल कैसे हो जाता है कि वो बच्चा रोना शुरू हो जाता है। आप देखिए कि कितनी पावरफुल इमोशन है। और एडिक्शन में जब हम गुस्से की बात करें, क्योंकि गुस्सा हमारे अंदर बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा लव्ड वन, हमने उसके लिए कुछ उम्मीदें बनाई हुई हैं, हमारे उसके लिए कुछ होप्स हैं, ठीक है, हमें लगता है कि वो अपनी लाइफ में ठीक करे। जब वो चीज़ें नहीं होती तो क्या रिएक्शन आता है? वो जो फ्रस्ट्रेशन आती है अंदर से, तो वो हमें कहाँ से निकलती है? हमारी गुस्से में। हमें लगता है कि हम उसको गुस्से से बोलेंगे, उसको डांट के बोलेंगे, वो ठीक हो जाएगा, शायद उसको एहसास हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। हम गुस्से की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बीमारी में जो पेरेंट्स का गुस्सा, वाइफ का गुस्सा है, मतलब वो इंसान के अंदर इतना कुछ इकट्ठे हो जाता है जिसको कहते हैं परे पीते बैठे हुए। और फिर वो जब अपने लव्ड वन उनका सामने आता है तो वो चाहते प्यार करना है उससे, बट उनकी बात किससे निकलती है? गुस्से में। ये सब आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आप सब अपने लव्ड वंस को, हम सब अपने लव्ड वंस को प्यार करते हैं, बट जब वो आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं, और स्पेशली जब एडिक्शन में हम देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, तो हमारे अंदर की जो पेन है वो हमें किस में ले आती है? हम लैश आउट करते हैं, हम चिल्लाते हैं, ये समझ क्यों नहीं आ रही। नहीं किया हम सब ने ये सब? कि हमने हाथ नहीं उठाया, कि हमने उसको गले से नहीं पकड़ा, हमने उसको घर से बाहर नहीं निकाला। इसीलिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका इमोशन है, ये अगर अनएड्रेस रहा तो आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके भी तो जख्म बिल्कुल इस टाइम पे हरे हैं, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू इन योर लाइफ। और ये एडिक्शन ये तो है नहीं है कि ये अचानक आ गई, सालों साल ये बीमारी आपके घर में रही है, और सालों साल से मेरे अंदर वो गुस्सा पल रहा है इसके लिए कि 12 बज गए, ये कमरे से अभी तक बाहर नहीं आया, इन्हें अपनी जिंदगी विच करना की है, सुते ही रहना। ये क्या है? आपकी उम्मीद, अनमेट एक्सपेक्टेशन आपके अंदर क्या लेके आती है? गुस्सा। तो इसलिए हम इस इमोशन पे बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, क्योंकि एडिक्शन और गुस्सा, और वो जब गुस्सा हम कह रहे हैं बिल्कुल उसकी तरह जो तूफान लेके आएगी। हमने बोला कि एंगर क्या है? बिल्कुल पानी की तरह, फ्लेम की तरह, बट वो जो पानी बाढ़ में आता है, तूफान लेकर आता है, उसी तरह जब हमारा गुस्सा एकदम कट्ठा कट्ठा होता जाता है तो हम भी अपने घर में तबाही लेकर आते हैं। फिर कोई इधर, कोई उधर, कोई कमरे के उधर, कोई गेट से बाहर। ऐसा ही होता है हमारे घरों में। ये सब हमने एक्सपीरियंस किया, हाँ कि ना? हमने कई बार ये देखा है कि जनरली जो फैमिलीज में बोल रहे होते हैं ना, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करनी, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ गुस्से हाँ, और हम वो बात कितनी देर नहीं करते, हफ्तों हफ्तों, महीनों महीनों, 2-2 महीने बात नहीं करते। या हम किसी अपने ऐसे रिलेटिव से जिससे हम गुस्सा है, कितनी कितनी देर हम बात ही नहीं करते हैं, बात करना ही बंद कर देते हैं। वो हमारा गुस्सा इतना लंबा चल जाता है, वो हमारी इमोशन इतनी लंबी चल जाती है, क्योंकि हमने टाइमली उसको रेगुलेट नहीं किया। जैसे मैम ने बताया, हमें लगता है कि हम इस तरह करेंगे तो शायद अगले को अकल आ जाएगी, अगला ठीक हो जाएगा। राइट वे टू एक्सप्रेस, दिस इज नॉट द राइट वे टू मैनेज योर इमोशन। आगे आगे चलते हैं हम। Anger is a common emotion in families dealing with addiction and recovery. You may feel angry about past hurts, broken promises, or the struggles that addiction brought into your life. Recovering addicts themselves may feel angry about their past choices, guilt, or challenges they face. It's important to recognize that anger is a normal emotion, but how to express and deal with it makes the difference. हमें एज अ फैमिली मेंबर भी गुस्सा आता है, क्योंकि हमने देखा होता है हमारे लव्ड वन ने हमें इतने प्रॉमिस किए होते हैं। हम बाबा जी की कसम खाई होती है, कसम खाना तो बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चों की कसमें खाई होती हैं, गुरुद्वारा साहब जाके कसमें खाई होती हैं। वो इतनी बार उन्होंने प्रॉमिस किए होते हैं कि वो जब प्रॉमिस ब्रेक करते हैं बार बार, तो जो हमें इमोशन आती है वो हर्ट फीलिंग आती है, हम हर्ट फील करते हैं, उसकी वजह से हमें गुस्सा रहता है। यही गुस्सा हमारे लव्ड वंस के अंदर भी होता है, क्योंकि उनके अंदर भी टॉक्सिक शेम गिल्ट चल रही होती है कहीं ना कहीं। उनको अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा होता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं हर बार ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा। और
इसको आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर राइट वे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, गलत वे से चैनलाइज कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आई वाज टेलिंग सम लव्ड वन यस्टरडे कि जब आप किसी मुसीबत में होते हो ना, किसी स्ट्रेस में होते हो, तो सबसे पहले कौन सा बंदा आपके दिमाग में आता है? जो बंदा सबसे पहले आपके दिमाग में आता है वो आपका कनेक्शन है। और अगर आपको वो बंदा दिमाग में आ गया जो आपको नशा ला के देता है, तो इसका मतलब है आपका कनेक्शन गलत जुड़ गया है, आपकी शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है, आपकी वायर्स जो है गलत कनेक्ट हो गई है। तो जो गुस्सा है ये शॉर्ट सर्किट क्रिएट करता है। कई बार हमें देखना है कि हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम बोल कैसे रहे हैं। और गुस्से में हमें ना लव्ड वंस कहते हैं कई बार कि ये हमें कहते हैं ठीक हो जाओ, आपको पता भी नहीं है इन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हुए गुस्से में जो मेरे दिमाग में फिक्स हो गए हैं मैम, वो जाते नहीं है। जैसे मैम ने बताया, हमें कई बार बहुत फील होता है कि हमारे लव्ड वंस, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि मैं अपने पापा से नफरत करता हूँ, मैं अपनी वाइफ से नफरत करता हूँ, मैं अपनी मदर से नफरत करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे वर्ड्स बोले थे कि जो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहे। मेरी माँ ने बोला था मुझे, ऐसे चंगा ते बट्टे जामले होंगे में। तो वो गुस्सा एक ऐसी इमोशन है जिसमें हमें पता नहीं चलता हम क्या बोल जाते हैं, हम कैसे रिएक्टिव हो जाते हैं। वी नीड टू एड्रेस दिस, अंडरस्टैंड दिस। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमने उसको मैनेज कैसे करना है, एक राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसे सीखनी है अपने लव्ड वन के साथ, सो दैट आगे का सफर, यहाँ तक तो हम आ गए हैं, हम यहाँ तक हम आ गए हैं, ट्रीटमेंट में हम आ गए हैं, आगे का सफर हमारा कैसा होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। Understanding anger. Anger is often seen a primary emotion, but it is actually a secondary emotion. The meaning that anger usually comes from deeper feelings like hurt, fear, frustration. For example, a parent may feel angry at their recovering child, but deep down it could be fear of relapse. Recognizing these underlying emotions help in addressing the real issue. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई थी गुस्से की में आइसबर्ग की, ठीक है। जब गुस्से की एग्जाम्पल हमने किसके साथ रिलेट किया था? आइसबर्ग के साथ, जो मैम ने एक्सप्लेन किया था। 10% वो गुस्सा आपको दिख रहा है, बट वो उस गुस्से के नीचे कौन से, उस सरफेस में कौन से नीचे हल्का हल्का जो फ्लेम से प्रेशर बन रहा था, वो हमने देखा ही नहीं। आपके सामने स्क्रीन पे है आइसबर्ग मॉडल। लाइन के ऊपर सिर्फ हमें 10% एंगर दिख रहा है, लेकिन एंगर के नीचे कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं। इमोशंस मे बी हिडन बीनीथ द सरफेस, हाउएवर एंगर इज जस्ट एंगर। गुस्सा सिर्फ हमें दिख रहा है कि ये गुस्सा कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी इमोशंस हैं। सैडनेस, डिसअपॉइंटेड, लोनली, ओवरवेल्म्ड, एम्बैरेस्ड, हर्ट, हेल्पलेस, पेन, फ्रस्ट्रेटेड, insecure, hungry, grief, anxiety, stress, threatened, tired, contempt, guilt, jealous, scared and shame. इतनी सारी इमोशंस है, इतनी सारी इमोशंस है। और आई थिंक हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि फैमिलीज में जो इमोशन होती है ना, जो अंडरलाइंग इमोशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है फियर की। फियर, फैमिलीज हमेशा फियर ड्रिवन होती है। क्या फियर होता है उनको? फिर से ना रिलैप्स हो जाए, फिर से वही ना चला जाए, फिर से वही माहौल ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से इसका बिहेवियर ठीक हुआ है, बड़ी मुश्किल से आज ये हमें खुश नजर आया है, बड़ी मुश्किल से ये हमें अच्छा अच्छा दिख रहा है, फिर से वही ना पहुंच जाए। नंबर 1। नंबर 2, उनको अपने लव्ड वन को लूज करने का फेयर होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। एक हमारा लव्ड वन अगर अपनी वाइफ को ये बोल देना, तू बाहर आई तेन तो मैं डाइवोर्स देना, सब तो पहले तो मैं कहती हूँ जान ही निकल जाती है हमारे जो उनका पार्टनर होता है उसकी, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज है ना उनके लिए कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। वो इतना फेयर होता है, इतना फेयर होता है, और उस फेयर के कारण कई बार हम रॉन्ग चॉइसेस कर लेते हैं, हम प्री डिस्चार्ज करा लेते हैं, या हम अपने फॉलो अप्स मिस कर लेते हैं। देखो, बीमारी कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल है और मैनिपुलेटिव भी है। इसने अपना रंग रूप दिखाई जाना है, 2 महीने बाद भी, 3 महीने बाद भी, 4 महीने बाद भी। बीमारी ने अपने छोटे छोटे पटाखे फोड़ते रहने हैं, पॉपअप्स करते रहना है किसी ना किसी वे में। इट्स वी हु हैज टू अंडरस्टैंड
कि मेरी कौन सी ऐसी इमोशन है जो मेरे अंदर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन लेके आ रही है। इस चीज को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम उस डर को बरकरार रखेंगे, देखिए अगर आपको ना ये समझना पड़ेगा, आपका लव्ड वन अब हमारे पास है, अभी भी अगर घर पे आपको डर आ रहा है, आपको रातों को नींद नहीं आ रही, आपको कंटिन्यूसली ये रहता है कि मैं पूछ लूं, रीश्योरेंस ले लूं कि एवरीथिंग इज फाइन, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है वहां पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है वहां पे, आपका मूड बिल्कुल लो रह रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपको खाना नहीं अच्छा लग रहा, आपको बात करना नहीं अच्छा लग रहा, आपको अपना बच्चा ही नहीं अच्छा लग रहा, उसके साथ इंटरेक्ट करना ही नहीं अच्छा लग रहा, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, दैट मीन्स दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड, यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट। कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैंने भेजा तो उनको ठीक करने के लिए था, लेकिन मैं आप ही मेरी इमोशंस इतनी ऊट-पटांग हो रही है, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं इतनी डिसरेगुलेट हो रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो दैट मीन्स यू नीड हेल्प। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऊपर हमें सिर्फ इतनी चीज नजर आ रही है, इतना सारा उसके नीचे पड़ा हुआ है, 90% नीचे पड़ा हुआ है, जो शायद हमने कभी एड्रेस ही नहीं किया। ये जो फियर फियर भी एक चीज है और हमारी फ्रस्ट्रेशन दूसरी चीज है। हम इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि कितना करी जाए हम। हमें कई बार ना आपके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, मैम 10 साल हो गए हैं, अब कितना करी जाए हम, थक गए। टायर्डनेस भी उसके नीचे वाली फीलिंग है, थक गए हैं हम इसके साथ, कितना हम अपने आप को मैनेज करते रहे, हम कितना अपने गुस्से को मैनेज करते रहे, अल्टीमेटली तो मैम गुस्सा आ ही जाता है ना फिर, तो क्या करें। जी मैम। मैं ये कह रही थी कि जब हम उसके साथ होते, जब वो हमारे साथ घर में होता है तब फियर बना रहता है। हम्म अब वो यहाँ पे हर्मिटेज में है तब फियर नहीं है, लेकिन जब घर में है तो फियर है। अब उस फियर को कैसे ओवरकम किया जा सकता जो घर में अभी भी हमारा घर जाके फेयर है ना मैम, उसके लिए अभी हम वी हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रोग्राम, और वो आपकी प्री डिस्चार्ज काउंसलिंग होएगी, आपके सेशंस होंगे टाइम एंड अगेन, किस कैसे हम ठीक करेंगे। ये जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है, मैं उन फैमिलीज की एग्जांपल दे रही हूँ जो अभी अभी आए हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। उसमें से वी कैन सी देयर आर सर्टेन फैमिली मेंबर्स हु स्टिल हैव दिस पेन, उनको वो फेयर अभी भी है कि सब कुछ ठीक है ना, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी उनके साथ अपनी जिंदगी जी है। हम क्या करते थे पहले घर पे, रातों को उठकर चेक करते थे कि सब कुछ ठीक है ना, रात को उठ उठ के कंबल डालते थे कि ठीक है ना, पूरा कंबल डला हुआ है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, बार 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 बार, इसको कोडिपेंडेंसी बोलते हैं। हम इतने कोडिपेंडेंट थे उस रिलेशनशिप में कि अब हमारा लव वन आ गया है, फिर भी हम बार बार हमारा ध्यान उधर ही जा रहा है, हमारा फेयर है जो हमारा ध्यान उधर लेके जा रहा है, हमारी कोडिपेंडेंसी है। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि डर जब वो घर पे होता था वो बना रहता था, ये जो हम सेशंस कर रहे हैं और जब तक आपका लव वन 100 डेज हमारे पास है, तब तक हमने स्किल्स सीख लेने हैं इस डर को ओवरकम करने के। विल टीच यू दैट स्किल्स। और हमने अब ये भी शुरू किया है कि लास्ट मंथ में हम फैमिली को अपने पास ठहराते हैं और 1 वीक और 5 डेज मिनिमम, सो दैट दे कैन हैव दो स्किल्स बिफोर गोइंग बैक। जाने से पहले इतना स्किलफुल हो जाएं कि जाके कैसे मैंने डील करना है, कैसे मैंने 1 मिनट टॉक करनी है, कौन कौन सी बातों पे मैंने असर्टिव होना है, वो भी हमारे प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। ड्यूरिंग दैट टाइम जब घर में एक्टिव एडिक्शन होती है तब तो फेयर होता ही होता है, फेयर ऑफ लूजिंग योर लव्ड वन। ठीक है, नाउ इज इनटू द ट्रीटमेंट, तो फेयर का मैग्नीट्यूड भी तो कम होगा। और हम तो पहले स्टेप में कह रहे हैं, अगर हमारे स्टेप 1 हमारे पेशेंट्स के लिए है कि आई एडमिट माई पावरलेसनेस, तो यहाँ पे फैमिलीज के लिए भी तो स्टेप 1 कहते हैं कि मैं अपनी पावरलेसनेस को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं इसको ठीक नहीं कर सकती, कोई बड़ी पावर है जो इसको ठीक करेगी। मतलब मुझे अपने ऊपर काम करना है, मैं बिल्कुल उसके वे में पपेट नहीं बन सकती, ठीक है, कठपुतली नहीं बन सकती कि उसकी बीमारी मुझे चलाए या वो चलाए। एंड ड्यूरिंग दैट जो हम ये सारे जो स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो वो फेयर का जो अगर मतलब 100% हमें एक जो इंटेंसिटी थी फेयर की, जब हम इस मीटिंग्स में जब अपनी हीलिंग शुरू करते हैं, जब हम प्रोग्राम को एम्ब्रेस करते हैं, तो हमारी फेयर की इंटेंसिटी, फेयर जाता नहीं है क्योंकि हमने बोला वो भी चीफ इमोशन है,
4 से 6 में वो भी रहेगा, वो फेयर हमें रहेगा तो हम अपने लव्ड वन के लिए वो थोड़े से डूज एंड डोंट्स को फॉलो करेंगे, बट उसको 6+ हमने उसको भी नहीं करना। वैसे एक बात बता दे, आप कह रहे हो कि फेयर तब था जब वो घर पे होता था, अब फेयर नहीं है, यहाँ पे है। मैं कह रही हूँ फेयर अभी भी कायम है, क्योंकि सवाल ये है जब वापस जाएगा तब क्या करना है। फेयर तो आ गया फिर से, जब वापस वहां आएगा फिर क्या करना है जी। जाएगा तब क्या है। हाँ मैं ये कह रही थी कि जब घर में पहले था तो इतना फेयर था, अब वो फेयर जो माइंड में रहता है उसको कैसे हमने अनडू करना है। वो I just- अनडू प्रोग्राम, प्रोग्राम करा रहा है ना, स्किल सीख रहे हैं। देखो ये जो आपके स्टेप फेलोमेट्स जितने भी हैं, आप देखिए, मैंने बोला कनेक्शन, हमने किसके साथ कनेक्शन बनाया? आपके साथ इतने फेलोमेट्स हैं, इनमें से कई फेलोमेट्स हैं यहाँ पे जिनका लव्ड वन 1 ईयर से आ रहा है, 6 मंथ से आ रहा है, तो आप उनके साथ कनेक्शन बनाएं, अपने थेरेपिस्ट के साथ कनेक्शन बनाएं। अनडू होगा जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे, जैसे मैम ने बताया, यस देयर इज अ हायर पावर। पहले तो परमात्मा है, दूसरा डॉक्टर एंड टीम है, और जब 100 दिन बीतेंगे तो उसके ब्रेन में चेंजेस आ जाएंगी। हम यहाँ पे जब पेशेंट आया है, सिर्फ एडिक्शन के लिए नहीं हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एडिक्शन के साथ जो बिहेवियर्स आए हैं, तो उसकी साइकोलॉजिकली चेंजेस आई हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो जब जाएगी, थेरेपीज जाएंगी, ट्रीटमेंट होगा, तो उसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। तो ये हमने अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी है कि 1 डे इज इम्पोर्टेंट। मेरे लिए आज 24 आवर्स इम्पोर्टेंट है। आज के 24 घंटे में मैंने जो देखा, या आज मैं 1 हफ्ते बाद आई हूँ तो मैंने जो चेंज देखा, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। एक एक दिन जो हमारे पास लव्ड वन होता है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट वीक में हम कन्फ्रंटेशन करते हैं, सेकेंड वीक में हम डाटा प्रेजेंट करते हैं, थर्ड वीक में हम उसकी और थेरेपीज करते हैं, फिर फैमिली थेरेपीज साथ में करते हैं। तो हमने ये देखना है कि एवरी डे इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस में से जब निकल के जाएगा तो मेरा लव्ड वन ने ठीक होना ही होना है। अनडू हम इस तरह करेंगे कि ही इज एट द राइट प्लेस, और मुझे अगर कहीं पे भी लगेगा कि वो फोन पे वैसा ही बिहेव कर रहा है, या मैं जब मिलने जाती हूँ तो वैसा ही बिहेव कर रहा है, तो मुझे अपने थेरेपिस्ट के साथ अपना कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना है, ताकि जो मेरे अंदर के फेयर्स हैं, या जो मैंने चीज़ें अनडू करनी है, मैंने उसको भी लर्न करना है। मतलब फेयर बिल्कुल जीरो नहीं होगा, बिकॉज हमने बोला फेयर एक बेसिक इमोशन है, वो साथ साथ चलेगा। बस ये चेक करना है कि 6 तो नहीं होंगे, जहाँ मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि खसमन खाए मर्जी हो, ये जीरो पे तो नहीं चला गया कि मैं नहीं अब डर रही हूँ, फेयरलेस, जो होगा देखी जाएगी, ये भी एटीट्यूड नहीं है। फेयर आपका रिकवरी में 4 से 6 के बीच में चलेगा, वो ठीक है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू एंगर, जब हम एंगर की बात कर रहे हैं, अब आप पूछिए, ये जो डायग्राम लगी थी आइसबर्ग वाली, हम लोगों ने चीखा है, चिल्लाया है, कर्स किया अपने लव्ड वन को, हाँ जी हाँ ना, कुछ कहना है? खुद को हमने मारा, गुस्सा उस पे है, बट हमें हमारे अंदर वो इतनी बेबसी आती है कि हम अपने आप को मारना शुरू होते हैं। ये किया है हमने, मैंने मदर्स को बहुत देखा, क्योंकि उनका जब वाह नहीं चल रहा होता तो वो अपने आप को मारना शुरू हो जाती हैं कि ये क्यों कर रहा है। आपको लगता है वो गुस्सा कहाँ से आया? वो गुस्सा आया जब नीचे की इमोशंस, आइसबर्ग वाली जो मैम आइसबर्ग वाली डायग्राम, जब हम देखते हैं कि वो इमोशंस जो नीचे वाले हैं, अगर आप देखें कि ये जो नीचे वाली जो इमोशंस है, ये सबने हमने एक्सपीरियंस की। जो आज हम गुस्से में चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, अपने आप को मार रहे थे, कोस रहे थे, जहाँ उसके लिए भी हम कई बार तो डेथ विश कर देते हैं अपने लव्ड वन के लिए, अच्छा ही होता अगर ये मर ही जाए। ये कहाँ से आ रहा है? ये गुस्से की फॉर्म कहाँ से आ रही है? क्योंकि ये सारी की सारी इमोशंस नीचे पड़ी, हम थक गए हैं, हम होपलेस है, हम अपने वो जो इमोशंस नीचे हैं, जो हम वो कहाँ से अब बाहर निकल रही हैं? गुस्से की फॉर्म में, शाउटिंग, येलिंग, स्लैमिंग, दरवाजा बंद कर, एक दूसरे को बुलाओ ना, गले से पकड़ लो, ये सब हमारे घर में हुआ है। तभी एडिक्शन को बोला गया, एडिक्शन इज इक्वल टू प्रसादम, कि जिन घरों में एडिक्शन है उन घरों में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश। और वो क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्लैश हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे क्या है? गुस्सा। आप सबने एक्सपीरियंस किया, आप बता सकते हो कि गुस्से की किस हद तक आपने अपना पागलपन देखा है? क्योंकि जब हम मतलब वी इनकरेज योर ऑनेस्ट शेयरिंग, कि मैंने गुस्से में यहाँ तक अपने बेटे के साथ किया, क्या कोई शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस? एनीबॉडी? मैम मुझे कभी भी अपने लव्ड वन के साथ गुस्सा आया ही नहीं।
कभी भी नहीं आया, नेवर। लेकिन एक फियर और स्ट्रेस, ये दो फैक्टर हमेशा मेरे साथ रहे हैं, ऑलवेज। फियर तो जैसे एक बागड़ बिल्ला नहीं होता, बहुत बड़ा, और स्ट्रेस हमेशा, कितना ऑलवेज। कितना क्या सुंदर वर्ड मेरा दिया भी आपने। ये एक करेक्टर फ्लॉ है? बिल्कुल। अच्छा आप ये बताइए, हाँ, आपने कहा कि मैंने अपने लव्ड वन को कभी गुस्सा नहीं किया, कभी नहीं ठीक है? किया, और मुझे अंदर से भी कभी गुस्सा नहीं आया। अच्छा जब वो फेयर या स्ट्रेस आता था तब आप क्या करते थे? वो चाहिए हमें, हमें आपकी इमोशन चाहिए, आपका रिस्पॉन्स चाहिए उस टाइम पे क्या होता था फिर जब वो आपका, जैसे आपने टर्म यूज किया, वो जो बागड़ बिल्ला ओवर पावर कर देता था, तब आप क्या करते थे? मैं समटाइम्स रेस्टलेस हो जाती थी उस अपने लिए। रेस्टलेसनेस में आप क्या करते थे? क्या किया? रेस्टलेस रेस्टलेसनेस में मैं अंदर बाहर नहीं जाती, मैं मतलब जैसे सेडेंटरी नहीं हो जाता, ऐसा मेरा बिहेवियर हो जाता था, सेडेंटरी बिहेवियर। बैठ जाते थे। हाँ, और स्ट्रेस में तो माइंड में चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, ऑफ एंड ऑन, कभी कोई बात कभी कोई बात, एंड बस वेट करनी, या फिर जब वो आ जाता था, घर में आ जाना है या मेरे सामने आ जाना है, तो मुझे गुस्सा नहीं उस पे आना। हाँ ठीक है, मैंने आराम से उसके साथ बात करनी है, पर मुझे लगता है कि ये मेरा एक कोई करेक्टर फ्लॉ है कि मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं उसको कर पाई। बिल्कुल। अभी अगर आपको याद हो तो अभी मैम ने बताए थे 3 वेज ऑफ एग्रेशन है। एक हम रिएक्टिव हो जाते हैं, दूसरा हम डिस्प्लेस करते हैं, तीसरा हम चुप कर जाते हैं। आपने अभी बोला मैं सिडेंटरी हो जाती थी, मैं चुप करके बैठ जाती थी, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं इफ यू कैन रिफ्लेक्ट बैक, मे बी आई एम रॉन्ग हियर, बट अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो जब वो घर आता था तो आप उसको गुस्से से इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि अंदर फेयर होता था कि अगर मैं गुस्सा करूंगी तो और काम खराब ना हो जाए कहीं, हाँ, और कहीं और बढ़ ना जाए कोई ऐसी बात। फियर तो मैंने आपको बताया ही जी है। जी। तो ये हम वही बताना चाह रहे हैं कि गुस्से के सर ना एग्जाम्पल देते हैं बिल्ली नाल बलूंगड़े। बिल्ली जब भी आती है और बच्चे देती है तो उसके बच्चे पीछे 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 चल रहे होते हैं। तो हम ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एंगर के पीछे उसके जो बलूंगड़े हैं वो सारे ये हैं जिसमें हमारा एंजाइटी, फियर, सैडनेस, लो फीलिंग, टायर्डनेस, ये सारी चीजें हैं साथ में। जरूरी नहीं है कि हमने गुस्सा निकाल के शो किया, हम गुस्सा पी भी तो गए होंगे कहीं ना कहीं, हम ह्यूमन बींग है, नॉर्मल ह्यूमन बींग है, गुस्सा कभी आया होगा, कभी फ्रस्ट्रेशन आई होगी, पर हमने उसको निकाली नहीं, हमने अपने अंदर ही रख ली कहीं ना कहीं। तो ये जो आप वेरी गुड यू आर सेइंग इट मे बी माय करेक्टर फ्लॉ, सो यू आर रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन दैट। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया मैं ज्यादा काम कर लेती थी या अलमारियां साफ कर लेती थी, अब हमने उसको मैनेज करना सीखना है ताकि वो आगे ना बढ़े। सो द नेक्स्ट स्लाइड, एनीबडी जिसने अपने गुस्से का पागलपन शेयर करना हो, बिकॉज हो ही नहीं सकता कि एडिक्शन वाली फैमिलीज में हमने गुस्से में तांडव ना किया हो अपने घर। लेकिन मैंने तो जो अपना एग्रेशन देखा है ना, मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि मेरा मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा हो गया था एक टाइम पे आके। एक बार मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि मैंने अपना सिर कान पे फोड़ दिया, और उस दीवार में जो कहते हैं ना वो बम्प पर जाना, वो हो गया था, और मैंने इतना ज़्यादा वो हो गया। और एक बार मैंने अपने फेस को इतना ज़्यादा क्लैप किया, लेकिन जोर जोर से मारा, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी। ओके मैम, इट्स ओके, इट्स ओके। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्लीज, बिकॉज ये आपने शेयरिंग कभी भी नहीं की होगी, वी वांटेड यू टू, मतलब व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, जो आपने ये हार्ड मोमेंट मतलब अपनी लाइफ में देखे हैं, आप उसको एटलीस्ट यहाँ पे बता तो सके। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, बिकॉज बहुत करेज चाहिए ओपनली बताना कि मैंने क्या किया। हाँ जी, संचित की सिस्टर। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैंने प्रोवोकिंग भी करी है, उसमें वॉयलेंट भी हो जाता था पेशेंट मेरे साथ, ठीक है, और मेरे मम्मा साइलेंट हो जाते थे, वो चुप कर जाते थे। फिर चीज़ें भाई ने भी तोड़ी हैं, भाई तोड़ता था, फिर मेरे से प्रोवोकिंग हो जाती थी कि तू चला जा, बैड विश भी किया है, कर्स भी किया है, खुद फिर रोना, फिर साइलेंस, फिर बिल्कुल साइलेंस हो जाता था, कभी कभी मील्स भी नहीं, फिर खाना कुछ नहीं होना।
ऐसे होता था। अब हम तो कहते हैं बीमारी जीन्स में है, उस बच्चे के अंदर भी ऑब्सेसिव ट्रेट्स आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं अभी। तो ये जैसे मैम ने बताया, बहुत करेज चाहिए, बहुत करेज चाहिए अपनी इमोशंस को शेयर करने के लिए। बट अगर हम अपने इमोशंस को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम हल्के होंगे कहीं ना कहीं। हमें पता लगेगा, जो बंदा अपनी इमोशंस को शेयर करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, वो कमज़ोर है। उसने अपनी इमोशन को अगर शेयर किया, दैट मीन्स वो हेल्प मांग रहा है, हेल्प सीख कर रहा है। एंड राइट टाइम पे जब हम हेल्प सीख करते हैं तो हमें बहुत 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 फायदा होता है। एंड आप सोचते हो कि गुस्सा फैमिलीज में किस हद तक होता है, उनके अंदर पेन कितनी होती है। हमारे पास केस आया था जिनके हस्बैंड उस टाइम पे अपने अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट कराने आए थे, जब उनकी वाइफ ने गुस्से में आके अपने आप को खुद आग लगा ली थी। उन्होंने बोला मत पीने जाओ, वो नहीं रुके। अब क्या आया, मतलब इतने सालों की जो पेन होगी, वो इतना ज़्यादा थक गए थे, फ्रस्ट्रेशन, ओवरवेल्म, वो नहीं रुके। उन्होंने क्या किया, वो जैसे ही निकला गाड़ी से, उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। मतलब वो बचे ही नहीं थे। आप ये देखते हैं कि ये एंगर जो हम कह रहे हैं कि ये जो 6+ होगा, जो हाई फ्लेम हो गई, जो बाढ़ लेके आएगी, वो इस हद तक फैमिलीज को खत्म कर देती है। तभी हम कहते हैं ना, एडिक्शन बहुत पावरफुल है। अगर एक बंदा नशा रहा है, बट सारी की सारी फैमिली उस फ्लेम में कैसे, उस सेक में कैसे खुद झुलस रही है। तो दिस इज द पावर ऑफ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो एंगर अग्रेशन में, हॉस्टिलिटी में बदल जाएगा। तो द नेक्स्ट स्लाइड, एंगर एडिक्शन डिस्टर्ब्स फैमिली रिलेशनशिप। जो हम बात कर रहे हैं कि एंगर मतलब जब हम कह रहे हैं कि एडिक्शन की बीमारी आई, तो वो जो गुस्सा है, वो जो उस गुस्से की जो मतलब पूरी वो सेक होगा, वो सारे रिश्तों को खत्म कर देगी। इट क्रिएट्स फीलिंग ऑफ बिट्रेल, मेरे साथ चीटिंग हुई, मेरे साथ गलत हुआ, गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट, जो मैं चाह रही थी उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई। इन रिकवरी while the addict works on healing, family also need to heal। यहाँ पे अगर पेशेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि फैमिलीज की भी हीलिंग जब आप शेयर करोगे, आप मतलब उस काउंसलर के साथ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर क्या लगाओगे, मरहम, बिकॉज वो अंदर आपके अनसेड पेन पड़ी है, मतलब अनहर्ड पेन पड़ी है, किसी ने ना सुना, ना आपने कभी किसी को बोला। इसलिए आपकी हीलिंग भी बहुत जरूरत है। नहीं तो आप मतलब वो ठीक हो जाएगा, आपके जख्म फिर से वो इन्फेक्शन वाले होंगे, तो वो आपके पास आएगा, आप उसको क्या करोगे, आप फिर उसको इन्फेक्शन दोगे, आप फिर उसको मतलब उस चीज़ में, क्योंकि आपका गुस्सा अभी तक अंदर बैठा है, उसकी सफाई नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, आप उसको पुरानी बातें याद दिलाओगे। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसे फैमिलीज कहते हैं कि मैम मैं जब बैठता हूँ, ये पास्ट की बात, कल हम एक मैरिटल काउंसलिंग कर रहे थे, तो हस्बैंड ने यही बोला कि मैम जो 6 साल पुरानी बात है, ये उसी को लाके मेरे को ना टिचकर करती रहती है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो ये है, क्योंकि अगर हमने अपने ऊपर काम नहीं किया तो वही होगा कि हम वो चोंच मारते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो गुस्सा तो हमने कहीं ना कहीं बैठा लिया होता है ना, दबा लिया होता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। Some common triggers for anger in family include broken trust, जैसे हमने बात की है, बहुत सच झूठ बोले हैं, बहुत कस्में खाई हैं और हमें लगता है कि हमें धोखा मिला है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कई बारी ना हम एज अ फैमिली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जब पेशेंट आता है ना नया नया, तो जब वो पेशेंट छोड़ के जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं 3 महीने बाद नवा नकोर होके बाहर आएगा, पता नहीं कैसा, कितना ही चेंज आ जाएगा। कुछ चीज़ों को हम अनरियलिस्टिकली एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो बेचैनी है जो हमारे लव्ड वन के अंदर बेचैनी है। हमारे अंदर भी एक बेचैनी है कि जल्दी से ठीक हो जाए, फटाफट ठीक हो जाए। अब वो प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ की थी ना, बस जल्दी 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 खत्म हो जाए, अब हम एक अच्छी सी सुहानी जिंदगी जी सकें। तो इसको हमने समझना है कि हम उतना एक्सपेक्ट करें। कई बार ना हमें फैमिलीज आके बोलती हैं कि ये सुस्त सा क्यों है, ये स्लो स्लो क्यों चल रहा है, ये उतना एक्टिव क्यों नहीं है। तो इसके बारे में हमने कई बार बात करी है कि हमारा जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो स्टेजेस में होता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट।
फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में उसका डिटॉक्स हो रहा होता है, उसको इतनी अंदर से अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं, विड्रॉल्स आ रहे होते हैं, तो हमें कुछ सजेशंस भी देनी पड़ती हैं साथ में उसकी विड्रॉल्स को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में पेशेंट की एग्रेशन, उसके साइकोटिक सिम्टम्स या उसका मूड, उसका बिहेवियर ऐसा आ रहा होता है जिसको मैनेज करने के लिए हमें मेडिसिन देनी होती है और थेरेपी करनी होती है। तो हम ये देखते हैं कि ये स्लो हुआ है, पता नहीं क्यों स्लो हुआ है, ये कब ठीक होगा। या हम ये कहते हैं अब 3 महीने लगा दिए, इतने पैसे खर्च दिए, अब तो जाते ही इसको काम करना चाहिए। ये हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। हम ये कहेंगे कि हमारे कई बार ना कुछ फैमिलीज अब्रॉड से आती हैं और कई बार वो कहती हैं कि जी आपको नहीं पता, हमने जाते ही काम शुरू कर दिया, हमने अपने बिजनेस पे भेजना है, हमारा बिजनेस का लॉस हो गया। तो हम ये देखें, क्या हमारे लव्ड वन की कैपेसिटी है जाते ही फटाफट से काम करने की, या वो फिजिकली इतना एफिशिएंट है। देखो भाई, पहले हमने उनको देखा है नशे में काम करते हुए, अंदर फ्यूल गया होता है उनके इन द फॉर्म ऑफ नशा, जिसमें वो भागते दौड़ते थे, फटाफट से सारे काम करते थे। एक एडिक्शन वाला पेशेंट जिसने ओपियम खाई हुई है, उससे आप 8 घंटे गाड़ी चलवा लो, कोई बात नहीं। अब वो ओपियम नहीं है उसके अंदर, फ्यूल नहीं है उसके अंदर, तो हो सकता है वो 2 घंटे बाद थक जाए, वो ना कर सके। इस तरह से हमें उतनी एक्सपेक्टेशन रखनी है, हमने ये लर्न करना है कि हमारे लव्ड वन की, हमारे पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है हर चीज की, उसको हम समझेंगे और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे। देन इज फियर ऑफ रिलैप्स, जो हमें हमेशा होता है, फिर तो दोबारा ना कर ले, फिर उत्थे ही ना पहुंच जाए। इस फियर के कारण भी हमें ये पेंटअप हमारा एग्रेशन आता रहता है, फ्रस्ट्रेशन आती रहती है, हम वही देखते रहते हैं, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एन नंबर ऑफ थॉट्स हमें घेरे रखते हैं। तो वी ऑलवेज टेल यू कि आपको अगर ऐसे कंटिन्यूस थॉट्स आते हैं, आप अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करें ताकि हम आपको हेल्प आउट कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। How anger and other emotions lead to enabling, provoking, controlling in the family or families of addiction patients. So जैसे अभी मैम ने बताया कि मैं अनेबल करती थी, तो हमारा एनेबलिंग और प्रोवोकिंग बिहेवियर आता कहाँ से है? बेसिकली हम एनेबलिंग, इसमें मेंशन करा हुआ है, fear of losing the addict, avoids confrontation, makes excuses, provides financial help. enabling कैसे होती है कि जब हमें डर होता है कि उसको कुछ हो ना जाए, हम कहते हैं कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हम उसको पैसे भी दे देते हैं, हम उसकी बातों को छुपा भी देते हैं। बहुत सारी फैमिलीज, पेशेंट लेट आ रहा है तो फादर को नहीं बताते कि ये लेट आ रहा है जी, इट्स ओके, कोई नहीं, आ गया सी, टाइम सिर आ गया सी, बताते ही नहीं है, और कितना टाइम निकल जाता है। मैंने अपने प्यार से इसको ठीक कर लेना है, मैं इतना प्यार करती हूँ, ये मुझे इतना प्यार करता है, ये मेरी बात सुन ही लेगा कहीं ना कहीं। तो वो हमें फेयर होता है उसको लूज करने का, इसलिए हमसे एनेबल हो जाता है। guilt about past mistakes overcompensates by tolerating destructive behavior. हमें लगता है कि शायद मैं इसको स्कूल भेज देती, शायद इसको अब्रॉड भेज देती जब ये कह रहा था, ठीक है, इसके मन चाहे कोर्स में, इसकी स्ट्रीम में, उस कॉलेज में इसकी एडमिशन करा देती। तो हम अपने आप को गिल्ट ट्रिप में ले जाते हैं, और वो जो गिल्ट ट्रिप होता है फिर उससे क्या करते हैं, हम ओवर कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर होता है कि अपनी वो जो फीलिंग हो रही होती है कि यार मैंने शायद ये किया होता तो आज नहीं होता। हम अपने आप को ये स्टेटमेंट जब देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को इनेबल कर देते हैं, और फिर हमारी इनेबलिंग से, क्योंकि उसने बीमारी है, बीमारी इनेबलिंग से ठीक नहीं होगी, तो हमारा अंदर फिर लावा फूटता है गुस्से में, जो नेक्स्ट इमोशन है। प्रोवोकिंग बिहेवियर ड्रिवन बाय फ्रस्ट्रेशन एंड पावरलेसनेस, जैसे मैम ने बताया, सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि हम पावरलेस हैं इस डिजीज के आगे, हमारी लाइफ अनमैनेजेबल थी इस डिजीज के आगे, और हमारी कुछ नहीं चलती, हमारा बस नहीं चलता इस डिजीज के आगे। और इसके कारण अनरिजॉल्व एंगर, क्रिटिसिज्म करते हैं, नैक करते हैं, ट्रिगरिंग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, और नीड फॉर कंट्रोल होता है हमारे अंदर। बहुत सारी बार ना हमें फैमिलीज बताती हैं, इनू तो मैं 1 महीना ना लॉक से रखा सी, इनू बंद करके रखा सी, पता नहीं उन्नी देर ते बिल्कुल ठीक रहा, बाहर निकलते ही फिर शुरू हो गया। ये जो हम कंट्रोल करते रहते हैं कि मुझे इसको कंट्रोल करना है, मैं ही हूँ जो इसको ठीक कर लूंगी, किसी और ने नहीं ठीक करना, या ठीक कर लूंगा, इस पे हमें देखना है, इस पे हमें वर्क करना है।
ये जो हमारा अग्रेशन है या हमारा इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, कंट्रोलिंग बिहेवियर है, दीज आर नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग। हमें मैनेजमेंट सीखनी है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद थर्ड इमोशन हमारा आता है, दैट इज आर कंट्रोलिंग बिहेवियर ड्रिवन बाय एंजाइटी एंड शेम। तो लोलो पोपो से काम नहीं हुआ, उसकी सारी बातें मान के काम नहीं हुआ, ठीक है, उसके वो अपनी लाइफ को उसके आगे न्यौछावर करके कोई काम नहीं हुआ, तो मैं दूसरे एंड पे आ गई, वो क्या आ गई, प्रोवोक करना शुरू हो गई। फिर दुनिया जहां की सारी टिच करें, उसको तीखे बान मैंने छोड़े। अब मुझे क्या लगता है, मेरे अंदर गुस्सा तो बन रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो सब कुछ इसके लिए किया ये तो ठीक नहीं हो रहा। तो अब क्या होगा, मेरा गुस्सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, चाबी दे दे, कार्ड दे दे, घर से बाहर नहीं जाएगा, लॉक लगा दूंगी, ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगी। हम फिर उसके पीछे उसकी पुलिसिंग शुरू कर देते। ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अंदर हमारे गुस्सा इकट्ठा होता जा रहा है। तो अब आप सोच रहे हो कि ये जो गुस्सा जो आज हम बात कर रहे हैं, वो किस तरह के हमारे बिहेवियर्स को भी अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि वो जो गुस्सा है, तो उसको हम कहीं ना कहीं सूद करने के लिए हम कहते हैं कि इसकी बात मान जाओ। जब वो बात मान के कोई हमें मिलता नहीं हल, तो फिर हम प्रोवोकिंग पे आ जाते हैं, बेइज्जती प्रोग्राम पे आ जाते हैं। वो काम नहीं आता तो हम कहते हैं कि चलो तीसरा बिहेवियर हमारा कौन सा ऑटोमेटिक आ जाता है, हुन बाहर करो, निकले तो सही, देखेंगे कि मैं जुत्ती पाके बाहर निकल रहा है। दैट इज अ कंट्रोलिंग बिहेवियर। इसके पीछे क्या, क्योंकि हमारा जो एंगर है, गुस्सा है, वो फ्लेम में हाई होता जा रहा है। कह रहे गुस्से में भी एक केमिकल जो हमारे दिमाग में रिलीज होता है, दैट इज अ डोपामीन। और पागलपन में भी एक केमिकल रिलीज होता है, वो भी क्या होता है, डोपामीन। तो अब आप देख लो कि गुस्सा, जब हम कहते हैं कि गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा केमिकल हमें कहाँ लेके जा रहा है, गुस्सा पागलपन की तरफ। और हमारे वो कहते हैं ना कहावत में, गुस्सा अकल को खा जाता है, कि जब इंसान का गुस्सा आया होता है फिर उसकी समझ बंद हो जाती है, फिर वो नहीं देखता कि क्या करना है। सो आप देख लीजिए कि जब हम मतलब हमारा गुस्सा अग्रेशन में बदल रहा है, तो वो पागलपन हमारे ये दिमाग में कौन सा केमिकल को ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है, हमारे डोपामीन को। हमारे ना एक लव्ड वन, हमारा एक पेशेंट था, उससे जब हमने बात करी, हम डेटा इंटरवेंशन फैमिली से भी कराते हैं, पेशेंट से भी कराते हैं। तो काफ़ी देर बाद 3rd मंथ में उसने डर डर के एक फैमिली मीट में, हमें जब फैमिली आई हुई थी, तो बताया कि अभी तक लास्ट तक मेरे फादर मुझे सोटियों के साथ, रॉड्स के साथ मारते होते थे। तो ये क्या है, ये हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जैसे मैम ने कहा कितना ब्यूटीफुली, हमने प्यार से करके देख लिया, इनेबल कर दिया, अच्छा तेरे तरीके से देख लेते हैं। हमारे लव्ड वंस ना, ये जो बीमारी है, ये कई बार कहती है मैं अपने आप अपने तरीके ना कटा के बंद कर देना है। तो हम कहते हैं चलो तुम्हारे तरीके से सही, हम इनेबल करते रहते हैं, पैसे भी दे देते हैं। हमने ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं जो 30,000 पर मंथ एक बांध देते थे रकम, कि तुम ये रकम ले लो, और इट्स ओके, हाँ, ओपियम करते रहना। ओपियम करते रहना, बाकी नशे मत करना, क्योंकि अफीम इतना तंग नहीं करती, अफीम इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। तो उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि हमारी एक फैमिली का फादर पेशेंट के थे, जो अपने सामने उनको कहते थे कि तू मेरे सामने एक इंजेक्शन लगा ले, कुछ तेरे को होएगा तो मेरे सामने होएगा, एटलीस्ट मैं तुझे मैनेज तो कर लूँगा फटाफट। इस हद तक हमारा जो फेयर है हमसे इनेबलिंग करा देता है। जब इनेबलिंग भी कर ली, प्यार से भी देख लिया, उसके बाद गाली गलौच भी कर ली, हमने बेइज्जती प्रोग्राम भी कर लिए, प्रोवोक भी कर दी, टिचकरे भी मार ली, कुछ भी नहीं हुआ, तो हम कंट्रोलिंग में आ गए। और कंट्रोलिंग में हम क्यों आए, क्यों? क्योंकि हमें ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये साउंड इसलिए आया है, वो कह रहे जागते रहो, ध्यान से सुन लो मीटिंग, ठीक है। नहीं, वो साउंड पीछे से इसलिए है कि जागते रहो, मीटिंग सुनते रहो। तो हमने ये कंट्रोलिंग भी नहीं करना, ये भी हमारा एंगर वाला इमोशन है। नॉर्मली ना हम एक बबल में रहते हैं, हमारा लव्ड वन कहता है घर की बात घर में ही रहने दो, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, इस कमरे तक ही रहने दो। या हमारी जो फैमिलीज होती है वो कहती है मोहल्ले वाले सुन रहे हैं। पीछे पता नहीं कभी एक फॉलो अप था, तो उसमें पेशेंट जब मान नहीं रहा था, एक पेशेंट था फॉलो अप में आया, और जब वो मान नहीं रहा था तो हमने पूछा क्या हुआ, आपने क्यों नहीं बोला असर्टिवली।
कहते मैम बड़ी मनाने की कोशिश की, फिर ना इसकी वॉइस बड़ी लाउड हो जाती है तो पड़ोस वाले सुनते हैं। तो ये जो हमें ये शर्म होती है ना कि पड़ोस वाले सुनेंगे, क्या कहेंगे, घर की बात घर में ही रहने दो, तो वो हम अपने तरीके से मैनेज करने में लग जाते हैं और हमारी जो बीमारी है वो फिर पॉपअप कर जाती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा क्या होना चाहिए। हमें एक असर्टिव टॉक करनी आनी चाहिए, 1 मिनट टॉक करनी आनी चाहिए और हमें एक मैसेज देना है कि तुम्हारे लिए ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, इतने साल हम तुम्हारे हिसाब से चले हैं, अब ट्रीटमेंट कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। पड़ोस वालों को घर खुद ही ले आता है। अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग नहीं नहीं, तरीके हैं। वो इसलिए लेकर आता है कि लाइक जब पड़ोस आ जाए, जब रिश्तेदार आ जाए, तो मेरी माँ मुझे कुछ कहेगी नहीं, वो तो शर्म का पर्दा रखेगी, तो बंदा पहले ही साथ ले आता है। किसी के सामने तो मुझे थोड़ी रोकेंगे ये। वो तो अपना डिफेंस बना रहे हैं ना, हाँ, डिफेंसिव वो मैकेनिज्म। अपना डिफेंस हाँ। बना रहे हैं कि 4 लोग होंगे, माँ अब सामने रिश्तेदार मासी बैठी होगी तो माँ तो चुप कर ही जाएगी, मेरा दोस्त आएगा तो माँ तो बोलेगी नहीं। तो हाँ। बीमारी तो हम कह रहे हैं बड़ी मैनिपुलेटिव है। और ये जो एंगर एज अ डिफेंस हमारे लव्ड वन यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि मैं गुस्सा करूंगा तो ये बोलेंगे नहीं आगे से, ये मुझे करने देंगे जो मैं करना चाहता हूँ। चलिए, हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी एंगर एक्सप्रेशन। Healthy expression include open and honest communication, setting clear boundaries, seeking support when needed. कि हमने अपनी बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर रखनी है, ओपन कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के बारे में हमने बीच में एक बार डिस्कस करा था कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है गल बात करनी। तो हम बातें कम करते हैं, गले ज्यादा पड़ जाते हैं। कहते हैं कि गल, गाला, फिर गला, हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, फिर गोलियां, लास्ट में गोलियां हो जाती हैं। तो हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमने 1 मिनट टॉक करनी है, अगले बंदे की बात सुननी है, वो जो कहना चाह रहा है उसको, उसकी इमोशंस को वैलिडेट करना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, वैलिडेट नहीं करते हैं। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, तेनू ते बस तोड़ ही लगी होनी है, कोई गल नहीं है, तू जो करता पे तू बाहर जान दी तेनू पई हुई है, तेनू अग लगी हुई है, कोई गल नहीं। बट हमने कभी उसको बिठा के 2 मिनट के लिए पूछा नहीं कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, थॉट क्या चल रहा है, सोच कौन सी आई, ट्रिगर कहाँ से आया, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। एंड सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज का मतलब है सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे लव्ड वंस भी आ गए हैं और हमारी फैमिलीज भी यहाँ पे हैं, तो मैं बोलूँ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, ये एक ऐसी चीज है जो हम सब चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत की जाए, हमें आदर सम्मान मिले, तो हमें दूसरे की भी इज्जत करनी आनी चाहिए। अगर चाहे वो फैमिलीज हैं, चाहे वो मेरे लव्ड वंस हैं, जहां डिसरिस्पेक्टफुल हो गए, आपकी वॉइस रेज हो गई, दैट मीन्स वहां पे कम्युनिकेट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सेटिंग अप क्लियर बाउंड्रीज का मतलब है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि बात करनी है, हम आराम से बात करेंगे, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होंगे। हमने देखा है कई बार फैमिली मीट में सैटरडे जब फैमिली से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते। ये मैंने बाउंड्री सेट की है, आपकी बाउंड्री साइड पे है, मेरा ध्यान आप पे चला गया एकदम से। तो बाउंड्री सेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे आप आराम से बात करो, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनना, ये बहुत जरूरी है जी। हेल्दी एक्सप्रेशन में इसका मतलब जो हम बात कर रहे थे 4 से 6 की, तो ये वाले पॉइंट्स होंगे जो मैम ने एक्सप्लेन किए हैं आपको। जब हम कह रहे हैं कि हमारा गुस्सा 4 से 6 के अंदर रहेगा, तो ये हेल्दी एक्सप्रेशन है। अब जब 6+ होगा, अनहेल्दी एक्सप्रेशन में क्या होगा, येलिंग, चीखना, ब्लेम करना, तेरे कारण, साइलेंट ट्रीटमेंट, स्टोन मॉलिंग, फिर बुलाना ही नहीं एक दूसरे को, होल्डिंग ग्रजेस, तुमने गलत किया और मैं अपने अंदर उस चीज का गुस्सा पाल के रख रही हूँ। तो वो हमारे अनहेल्दी एक्सप्रेशन जिसमें हमने बात की थी, येलिंग, शाउटिंग, ब्लेमिंग, वॉलिंग, ठीक है। ये है हमारे, ये जो हमने आज तक किया, तो इसका मतलब हमारे गुस्से का एक्सप्रेशन हेल्दी था कि अनहेल्दी था? हेल्दी। फैमिलीज ने हेल्दी और यहाँ से पूछूंगी मैं, जो हमारा गुस्से का एक्सप्रेशन था वो हेल्दी था कि अनहेल्दी? अनहेल्दी। तो हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हमारा गुस्सा पागलपन में था। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने पॉज लेना सीखना है, पोस्टपोन करना है। हमें ये आना चाहिए कि हमने अपने एंगर को कैसे मैनेज करना है। उसके लिए
सबसे पहले है पॉज बिफोर रिएक्टिंग। ये हम आजकल लव्ड वंस को भी सिखा रहे हैं। हमें ना जिंदगी में पॉज लेना नहीं आता। अगर एक बच्चे की कोई उसको बोला गया है कि एक पैराग्राफ रीड कर और वो बिना पॉज लिए पूरे 5-6 सेंटेंस बोल लेता है, तो क्या हमें वो जो बोल रहा है उसकी समझ आएगी? पॉज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पूर्ण विराम लेना, ठहराव हमें नहीं लेना आता। अगर हम पॉज लेना सीख लेंगे ना तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। कैसे पॉज लेना है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में कोई भी गुस्से में है तो हम उस टाइम पे ये बोलेंगे कि 5-10 मिनट्स वेट कर ले, आप पानी पी लीजिए, हम इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जब गुस्सा होता है ना तो आपने देखा होगा कई बार जो बंदा गुस्से में होता है वो कहता है मैनू हुणे जवाब चाहिए, ऐसी वेले पहले इस चीज का निपटारा कर फिर अगे जाना है, मैं जान नहीं देना तेनू, तो इत्थे पहले गल नूं मुका। वो गल मुकानी नहीं है, हमने पॉज लेना है। गल मुकाने का मतलब है कि हमने लड़ाई बढ़ा दी, एंगर जो है बढ़ा दिया। हमने सोल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम आई है किसी भी सिचुएशन में तो हमने उसका सोल्यूशन निकालना है। उसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पॉज लेना, वेट करनी थोड़ी सी कि इस बारे में ठहर के बात करेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यूज आई स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग। मुझे बुरा लगा, मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, तुम प्लीज, जो हम हमेशा हमने जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको 4 स्टेटमेंट सिखाई थी कि तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे अजीज हो, पर मुझे तेरी इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब वो रिएक्टिव मोड से हमने ये शब्द देना सीखना है अपने गुस्से को कि बेटा मुझे तेरी ये बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, प्लीज तुम अपने इस बिहेवियर को, अपने इस एक्शन पे नजरसानी करो, तुम प्लीज उसको चेक करो, एंड बाद में आपने उसको गुड फीलिंग देनी। क्योंकि एंगर, जब हम गुस्से में जाते हैं तो हम हमेशा एक दूसरे को बैड फील करा के जाते हैं। और रिश्तों में हमें किस चीज़ की चाहिए होती है? फीलिंग्स की। कौन सी? हमें गुड फीलिंग्स की एक वो चाहिए, अबंडेंस। तो हमें बैड फील नहीं कराना, इंस्टेड हमने सीखना है कि भाई मुझे गुस्सा बड़ा आ रहा है, इस पे बाद में बात करेंगे। ये पॉज, ये ठहराव लेना, ये बातचीत करने के तरीके हमने सीखने कि बेटा मेरे को इस टाइम पे गुस्सा बहुत आ रहा है, आधे घंटे बाद बात करेंगे। जब आप टाइम बार्गेनिंग करते हैं, जब आप सेफ एग्जिट करते हो, तो इसका मतलब आप गुस्से को सही वे में चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि गुस्सा नेचुरल रिस्पॉन्स है, आ सकता है। मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है मैम से, मुझे गुस्सा आ गया, बट मैं कहती हूँ मैम प्लीज मेरे को टाइम दे दो, आधे घंटे बाद। ये जो टाइम बार्गेनिंग है, सेफ एग्जिट है, ये आपने सीखना है। क्योंकि दूसरा बंदा आपको प्रोवोक करता है, अभी जवाब दो मुझे, क्योंकि वो ताकि आप कोई 2 की 4, 4 की 8 वाली रेस में फंस जाए। ये जो मैम ने बताया ना कि आई स्टेटमेंट, हमारा एक पंजाबी में वर्ड है तू तड़क, असि तू तड़क पे उतर आने। पहले हम रिस्पेक्टफुल होते हैं, आप करके बात कर रहे होते हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो हम तू तड़क पे आ जाते हैं। तो जब हमें गुस्सा आता है ना तो नॉर्मली हम ये कहते हैं तू इस तरह किता, तेरा ही बेड़ा गर्क है, तेरा ही काम खराब है, तेरा ही पंगा है, मतलब कुछ ऐसे गलत वर्ड भी बोलते हैं, रॉन्ग वर्ड भी बोलते हैं। उसकी बजाय अगर हम ये बोले कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मैं बहुत हर्ट फील कर रही हूँ, किस वजह से? ये जो आज बिहेवियर आ रहा है ना, इस वजह से, ये जो आप बात कर रहे हो ना, इस वजह से। हमें तू पे नहीं आना कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, हमने ये कहना है कि आई एम फीलिंग दिस वे। हमने अपनी पेन तो कभी बताई ही नहीं है किसी को। हम इतनी पेन में रहे इतने सालों से, वो तो हमने कभी एक्सप्रेस ही नहीं की। हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा एग्रेसिव वे में रहा है, एग्रेसिव टोन में रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, तेरे कारण सारे पंगे पे है, तेरे कारण घर का यह हाल हो गया, तेरे कारण सारी बेइज्जतियां हुई। हम ये नहीं कह पा रहे कि आई एम फीलिंग बैड बिकॉज ऑफ दिस इलनेस, इस बीमारी ने तुम्हारा ये बिहेवियर लेके आया। ये शायद हमें पहले भी नहीं पता था। हम तो यही सोचते थे कि तुम मजे करते हो, तुम इंजॉय करते हो, तुम नशे में पड़ गए हो। हमें ये पता ही नहीं था कि ये बीमारी है और ये बीमारी का रंग रूप है। तो आई स्टेटमेंट्स हमने यूज करनी है। सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि सबसे पहले एक हेल्दी बाउंड्री होनी चाहिए। हम बात तब करेंगे जब आप अच्छी तरह से बात करोगे। अगर आप एग्रेसिवली बात कर रहे हो, गुस्से से बात कर रहे हो, तो हम वॉक अवे कर जाएंगे, सेफ एग्जिट ले लेंगे कि हमने बात नहीं करनी है। अभी आपका मूड अच्छा नहीं है, आप गुस्से में हो, अभी हम बात नहीं करेंगे। तो ये बाउंड्रीज हमने सेट करनी है। कहीं ना कहीं देखिए,
कहीं ना कहीं हमारे लव्ड वन ने ये सीख लिया है कि जब वो गुस्सा करते हैं हम सुन लेते हैं, इट्स ओके। जब वो गलत तरीके से बात करते हैं हम सुन लेते हैं। तो सबसे पहले रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट आना चाहिए कि हम रिस्पेक्टफुली बात करें, जो भी बात करनी है। हर बात को कहने का पूरा हक है सबको, चाहे वो फैमिलीज हैं, चाहे वो हमारे लव्ड वंस हैं। दे हैव द फुल राइट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, देयर थॉट, देयर फीलिंग्स, जो भी उनके अंदर चल रहा है। बट हाउ टू, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब वो जो इंटेंसिटी हमारे गुस्से की हमारे एक्शंस तोड़ फोड़ में निकलती थी, वो इंटेंसिटी अब हमारे शब्दों में निकल जाए। मैं बहुत इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत हर्ट हूँ, मुझे ये बिहेवियर आपका ठीक नहीं लग रहा, आई एम फीलिंग ये वाले बिहेवियर से डीप डाउन पेन। ये शब्दों में इंटेंसिटी डालो, मुझे ऐसा लग रहा है, रादर कि हम उस पे शिफ्ट करें, तेरे कारण। यही होता है ना, ये तेरा 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 तू तू जो मैम कह रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट करना है हमने, ये बाउंड्री सेट करनी है। अभी प्लीज अपनी टोन को ठीक कर लो, फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है? थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड देन उसके बाद सीक प्रोफेशनल है। फैमिली थेरेपी कैन बी अ ग्रेट टूल टू प्रोसेस इमोशंस टुगेदर। सो दिस इज लाइक द सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स, योर थेरेपीज, योर सेशंस, दे कैन हेल्प यू आउट, ठीक है? अपने गुस्से को हमने सही वे में चैनलाइज करना है। वो जो पानी था उसको डैम में रख लेना है, वो पानी था उसको कनाल बना देनी है, ठीक है? उस पानी को बाढ़ में नहीं जाने देना, अपने गुस्से को। सो वी हैव टू चैनलाइज, मतलब उसको मैनेज करना, उसको रेगुलेट करना, ये हमारे पास है। उसमें आप थेरेपी भी ले सकते हैं कि भाई मुझे आ रहा है। आप अपनी सिर्फ कथारसिस कर सकते हैं, जो आप अपनी लाइफ में गए हुए हैं, जो आप गुस्सा होल्ड करके बैठे हैं, जहां आपको लग रहा है कि मैम मैं इतना स्ट्रॉन्ग ग्रज अपने हस्बैंड, क्योंकि वाइफ के अंदर ग्रज बहुत हो जाता कि इसने मेरे साथ किया क्या, मैं नई ब्याह के आई एंड पिछले 10 साल से मेरे हस्बैंड ने मेरी लाइफ को क्या किया। तो वी स्टार्ट होल्डिंग दैट ग्रज साइलेंटली, पैसिवली। स्पीक अप, कथारसिस तो करो, वेंटिलेट तो करो। जैसे को बाथरूम में वेंटिलेटर लगा होता है, अपने फीलिंग्स को वेंटिलेशन करना सीखिए। तो आपके ये थेरेपी सेशंस, काउंसलिंग्स, आपके सपोर्ट ग्रुप्स, दे कैन हेल्प यू, और वो आपके जख्मों पे मरहम बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जब भी किसी को गुस्सा आता है, स्पेशली फैमिलीज को, किसने कभी बैठ के डीप ब्रीदिंग की है, या साइड पे जाके थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं, या थोड़ा मेडिटेशन की है, या कोई म्यूजिक सुन लिया है? किसने ट्राई किया है? नॉर्मली नहीं। तो इसमें एक पॉइंट है जो रह गया 4th नंबर पे, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम, मी टाइम कौन देता है अपने आप को? कोई मी टाइम नहीं देता। आजकल की लाइफ में, आजकल की भाग दौड़ पे हम इतना भाग रहे हैं कि हमने दिन के 15 मिनट्स भी अपने लिए नहीं रखे हुए। सिर्फ 15 मिनट्स हम अपने लिए रख लें, मी टाइम रख लें। उस मी टाइम में बैठ के शांति से सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर ले, रिलैक्स कर ले, एट पीस बैठ जाएं, फोन साइड पे रख दे, और अपने आप को, अपने से सवाल करें कि आज मैंने किसको गुड फीलिंग्स दी, या आज मैंने किसको बैड फीलिंग्स दी। वहीं से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ये सेल्फ इन्वेंटरी है। सेल्फ केयर करेंगे तभी बात बनेगी। अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो इनकी केयर कभी भी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को एट पीस रखना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड जब आप अपनी इन्वेंट्री लेते हैं तो आपको अपने ट्रिगर्स भी पता लग जाते हैं कि ये जो मुझे गुस्सा आ रहा है उसके नीचे की कौन सी इमोशन है। तो यू स्टार्ट फाइंडिंग, आपको आइडेंटिफाई होने शुरू हो जाते हैं, ये कारण था, मैं जो उस पर चिल्ला रही थी, उस चिल्लाने के पीछे ये था क्योंकि मुझे डर है कि मैं अपना भाई ना खो दूं, मुझे डर है इसका रिलैप्स ना हो जाए, मुझे डर था कि इसकी कहीं जॉब ना चले जाए, मुझे डर था कि लोगों को पता ना लग जाए। तो आपको वो कारण भी पता लगने शुरू हो जाते हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। जी, अब आज हमने एक इमोशन की बात करी है। सबको गुस्सा आता है, उसको मैनेज करना है कैसे है, इसकी बात करी है, और गुस्से के पीछे क्या है उसके बारे में बात करी है। किसी की कोई क्वेरीज, क्वेश्चन, कुछ पूछना हो किसी ने? जदीप वांट्स टू आस्क समथिंग। जी, आज इनको टास्क मिला हुआ है, सर कह रहे थे आज हम देखेंगे कि कौन कौन सा ये हमारा लव्ड वन गुस्सा करेगा या नहीं करेगा अपनी फैमिली के साथ, तो हमें वो दिख जाएगा आज। जी ठीक सर। है, जी, I just wanted to say, as addicts, we go through a lot of pain, but also our families go through that same pain, and it's not easy. A lot of families would give up by now.
So I just wanted to thank my mum and dad for sticking by me. Thank you to all the parents for sticking by their loved ones. चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अप्रिशिएट इट।